हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट सॉल्यूशन का सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट तक देख लिया, जिसमें जीके जीएस और मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को कवर किया। इस वीडियो में आपको सेट नंबर 4 का 80 क्वेश्चन जीके जीएस का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि कलेक्शन था। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को कहा जाता था और ये मगध का कह सकते थे, मगध पर इन्होंने शासन किया था। 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया था कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन से थे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पे जो चारों के चारों दी गई हैं वो सभी शहर बंदरगाह नगर थे। जैसे कि बात करें लोथल, और आपको ये पता है सुतकांगडोर, तो इसके बारे में तो सभी को पता है। लेकिन अगर हम बालाकोट के बारे में बात करें तो बालाकोट जो है वो पाकिस्तान के कह सकते हैं कि पाकिस्तान के उत्तरी भाग में कुनहार नदी के किनारे पर यह बसा हुआ था। और उसी तरह से यहाँ पे कुंतासी की बात करें तो कुंतासी एक पुरातात्विक स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के मोराबी ज़िले में। ठीक है, तो ये सभी के सभी बंदरगाह नगर ही थे। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना जो की गई थी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा शेरशाह के शासनकाल में। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना जो की थी किस भाषा में की थी, तो अवधी भाषा में। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए कि क्या होगा सही आंसर। तो अगर हम इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें उससे पहले हम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि अगस्त ऑफर कह सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव जो था वो 1940 का संबंध था। ठीक है, 1940। उसी तरह से हम आगे देखें इसके बाद क्या आ सकता है। इसके बाद हम देखें तो क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942। पहले 4, उसके बाद 1, तो 4 1 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेवेल योजना जो कि 1945 से संबंधित है, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वुड डिस्पैच। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कथकली। ठीक है, कथकली बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग भी बनाया था जिसका नाम रखा गया था दीवाने खैरात। ठीक है, दान विभाग था दीवाने खैरात। इसकी स्थापना किसने की थी। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर क्या है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी, जो कि एक दान विभाग था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 और विभाग बनाए थे, जिसका नाम था दीवाने इस्तिहाक और एक दीवाने बदंगान। ठीक है, दीवाने बदंगान बहुत बार पूछा जाता है, दीवाने बदंगान, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख से संबंध में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मिलान किया गया है, और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे ये गलत आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लेकिन बाकी ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको पता है राजस्थान, और हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 1606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार कीजिए, यानी कि उक्त केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सही कालानुक्रमिक जो क्रम है वो क्या होगा।
तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पांडुचेरी की बात करें, जिससे पहले इसको क्या कहा जाता था, पहले इसको पांडुचेरी कहा था, 2006 में इसका नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया था, ठीक है। जिसकी स्थापना की हम बात करें तो 1964, ये ध्यान रखेंगे 1964। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड नंबर दादरा और नागर हवेली, तो ये 1961 से इसका संबंध है, 1961, जिसकी राजधानी सिलवासा होता है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ 1966, चंडीगढ़ 1966। जम्मू कश्मीर तो हाल ही में ये कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ 2019, यानी ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में तो सबसे पहले यहाँ पे 1961, जो कि 2 नंबर 1961, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 के बाद 4 और 4 के बाद 3। यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या कह रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का अपनी नियुक्ति के समय, बताइए किसी राज्य के मुख्यमंत्री का अपनी नियुक्ति के समय, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो विधान परिषद या फिर विधानसभा का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए यहाँ पर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के संबंध में यहाँ पे बात करना है। आपको पता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 के तहत दिया गया, और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्रदान की गई है उसके तहत विभिन्न प्रकार के यहाँ पे चीज़ें, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस शक्ति का प्रयोग वो संघीय कैबिनेट की सलाह पर करता है। बिल्कुल कहा गया कि 72 के अनुच्छेद जो दिया गया है उसमें मंत्रिपरिषद के सलाह पर इसका प्रयोग करेंगे, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, यानी हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत का धार्मिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, किसे टिक करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करें, यानी तीनों पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए हमारा जो पेड सेट था उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए थे, तो जिन लोगों ने परचेज़ किया था उन लोगों को पता है, उन लोगों ने सेट दिया है, और सेट उन लोगों को कैसा लगा उन लोगों ने अपना रिव्यू दिया ही है। फिलहाल देखिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर क्या है कि भू राजस्व की जो उपज का दर था वो 1/10वां भाग था, जो कि ये गलत है क्योंकि 1/6 भाग होता था, 1/6 भाग। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वर्ग भी कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पड कहा जाता था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसको पैगोडा कहा जाता था, ठीक है, ये पॉइंट इसलिए गलत हो जाता है। और ये जो पड था वो कहाँ का था, तो बहमनी साम्राज्य की मुद्राओं को हम लोग हुंड कहते थे, जबकि मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसको हम लोग पड कहते थे। ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल 2 सही, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। क्या होगा सही आंसर। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, यानी कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर सकेगी। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है। सही आंसर क्या, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, बहुत अच्छा तरीके से करेक्ट होता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 76, जिसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे की तरफ बढ़ते, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति जो की गई थी वो 5 जनवरी 1966 को की गई थी, और इस समिति के तहत ये था कि भारत के लोक प्रशासक को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार के द्वारा इस समिति की नियुक्ति कह सकते हैं कि की गई थी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। यवन राज्य स्थापनाचार्य,
किस उपाधि धारण की थी और वो शासक कौन था? उस शासक का नाम है कृष्णदेवराय। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इस उपाधि को कब धारण किया था। तो कृष्णदेवराय ने बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण कर बहमनी जो सुल्तान था मोहम्मद शाह को, जो कि कासिम बरीद से कैद किया, जो कासिम बरीद ने उसको कैद किया था, उसकी कैद से उसको छुटकारा दिलाया और वापस उसको बीदर की राजगद्दी पर पुनः बैठाया था। और इसी महत्वपूर्ण कार्य के पश्चात विजयनगर से जो ये राजा थे कृष्णदेवराय, उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? तो बताइए कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन कौन सी है। देखिए ग्रीन हाउस गैसें के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा और जलवाष्प होगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा, यानी कि 134 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न बनता है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। बताइए कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कह सकते हैं कि अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इसी को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर इस तरह से पाश्चुरीकरण किया जाता है तो उसमें उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य जो प्रदूषक है वो क्या है? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। लाइकेन किसका संयोजक है? तो कवक और शैवाल का संयोजक है। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रशीतक फ्रियोन। ठीक है, प्रशीतक फ्रियोन क्या है? प्रशीतक फ्रियोन जो है हम कह सकते हैं कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 डबल क्वेश्चन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्फ स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वो क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि गैस फ्लेम। ठीक है, गैस फ्लेम जिसके यानी कि ज्वाला कह सकते हैं, इसके सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे गर्म भाग जो होता है उसको हम नन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ठीक है, नन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और सबसे कम गर्म जो भाग होता है उसको डार्क जोन कहा जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूनतम तापमान जो वो किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूनतम तापमान को मापने के लिए हम कह सकते हैं कि एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? संवहन की जो क्रिया होती है वो किस में होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण जो संवहन के माध्यम से होता है वो कह सकते हैं द्रवों और गैसों में। यानी हम यहाँ पे ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, द्रवों और गैसों में। जबकि ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से? चालन विधि के माध्यम से होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जल का जो क्वथनांक है उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है इस कारण से। ठीक है, अगला प्रश्न कथन ए कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। ठीक है, कारण आर कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो बताइए कि अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब क्यों किया जाता है तो इसका स्पष्टीकरण भी ये बिल्कुल सही कह रहा है कि लाल रंग जो है इसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग, यानी कि छितराना। ठीक है, लाल रंग जो होता है वो बहुत कम छितराता है, यानी कि प्रकीर्णित होता है, जिस वजह से इसे काफ़ी दूर तक देखा जा सकता है। और इसीलिए इसको खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि टैमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? टैमीफ्लू जो है वो किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? टैमीफ्लू जो होता है वो पक्षी फ्लू यानी कि बर्ड्स फ्लू कह सकते हैं। बर्ड्स फ्लू के लिए एक प्रकार का औषधि का काम करता है। अच्छा, बर्ड्स फ्लू जो होता है इसका जो वायरस है वो क्या है? तो H5N1। ये पॉइंट याद रखेंगे, H5N1।
नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनैटोलॉजी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नियोनैटोलॉजी। अगला प्रश्न है, पुरावशेष का महानतम अनवशेष किसे कहा जाता है? पुरावशेष का महानतम अनवशेष किसे कहा जाता है? डार्विन को कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पुष्पों का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी। और पुष्पों की खेती की बात करें तो उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अध्ययन की बात की जा रही है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कनाडा की सडबरी जो खान है वो उससे निकाला जाता है। कनाडा की सडबरी जो खान है इससे निकाला जाता है। देखिए, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, जैसे कि कनाडा की सडबरी खान से हम कह सकते हैं कि निकेल और कोबाल्ट निकाला जाता है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, फिलहाल कोबाल्ट तो नहीं दिया गया, यहाँ पे निकेल टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो कनाडा के ओंटारियो खान है वहाँ से कह सकते हैं कि कनाडा के ओंटारियो खान से सोना निकाला जाता है, जबकि डबसन जो सिटी है, कनाडा की डबसन सिटी, वहाँ से चांदी निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, कनाडा के एक सुलिवान खान है, सुलिवान खान से जस्ता और सीसा निकाला जाता है और इससे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। सुलिवान खान से ये प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ से निकाला जाता है, सीसा और जस्ता। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको याद रखने अच्छे से। द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा चेतन भगत, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस महाद्वीप में? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं अलग से टॉपिक वाइज करा करके रखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि उड़ीसा भारत के सबसे बड़े बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में से एक है। एक चीज़ होता है उत्पादन और एक होता है भंडारण। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बॉक्साइट की दृष्टि से अगर देखें उड़ीसा में, तो दोनों के उत्पादन और भंडारण में दोनों में टॉप पे है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक बहुत ही फेमस अयस्क है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, या फिर बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो ये चीज़ याद रखेंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचीबद्ध नदी और यहाँ पे स्रोत दिए गए, इनको आप मैच करना है और मैच करके बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। गंगा जो है वो गोमुख से निकलती है, फर्स्ट का 2 के साथ होना चाहिए, तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी होना चाहिए। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, यानी कि बी का फर्स्ट के साथ, तो बी का फर्स्ट के साथ भी मिल रहा है। अगला पॉइंट्स में देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स जैसे मिलाते हैं, जैसे कि गोदावरी जो है, गोदावरी कह सकते हैं त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, सी का 4 के साथ, तो सी का 4 के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल अच्छे तरीके से टिक किया जा सकता है। कृष्णा नदी बहुत बार पूछा जाता है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डी का 3 के साथ मैच कीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए कि शोभना नारायण जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि शोभना नारायण का संबंध जो है वो किससे? तो कथक से, ठीक है, कथक से। और इनके गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज, ठीक है, गुरु इनके बिरजू महाराज थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उराव जनजाति का संबंध झारखंड से हम टिक कर सकते हैं, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि संयंत्र और मशीनरी की लागत इसका एक उदाहरण है। संयंत्र और मशीनरी का लागत इसका एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है बताइए? तो पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पूंजीगत व्यय, ठीक है। अगला प्रश्न, कलहण की राजतरंगिणी की रचना किस सदी में हुई थी? कलहण की जो राजतरंगिणी है, जिसे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो बताइए कि किस सदी में इसकी रचना की गई थी? इसकी रचना 12वीं सदी में की गई थी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, 12वीं सदी में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो हम वो चार्टर एक्ट टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए को, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है, 33 के द्वारा बनाया गया था गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही होगा, ठीक है ना। तो
चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या है कि व्यापारिक गतिविधियाँ एक तृतीय गतिविधि है। क्या सही है? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तृतीयक गतिविधियाँ होती है, तृतीयक सेक्टर होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, जैसे कि व्यापार, यातायात, वित्त, पर्यटन कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, सूचना, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अगर हम तृतीयक गतिविधि की बात करें तो उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? टिटिकाका झील किस महाद्वीप पर स्थित है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, टिटिकाका झील देखिए पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो टिटिकाका झील है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि घो निम्नलिखित में से किस देश के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है जिसके ध्वज में एक ड्रैगन अपने देश का प्रतीक है? तो जो घो कह सकते हैं, घो पारंपरिक पोशाक है वो भूटान का है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे और ये पुरुषों का पोशाक है, ध्यान रखेंगे, भूटान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सभी के सभी जो कि कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती है? युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती है? और वो उपाधि कह सकते हैं क्षत्रिय शिरोमणि। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 का सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। कितनी वर्ष बताइए? तो लड़कियों के लिए उम्र निर्धारण 14 वर्ष था, जबकि लड़कों के लिए 18 वर्ष था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि देव समाज का स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे, या फिर संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए कि किसने स्थापना किया था देव समाज? तो देव यानी कि शिव। ठीक है, शिव देव कह सकते हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन सी को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपको पता है कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में सबसे पहले कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम तो आपका 74 ही हुआ। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गदीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक जो है वो कहाँ स्थित है? सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सैंडल पीक पड़ता है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? और इसके बारे में अपने वेबसाइट पे बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल के माध्यम से लिख करके ट्रिक के माध्यम से समझाया। अगर आपने नहीं पढ़ा जा करके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो अगर आपको म्यांमार से लगने वाली सीमाओं के नाम याद होंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही ईजिली कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें पड़ोसी देशों से सटे जो भारतीय राज्य हैं उनके बारे में अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा कि पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य, तो हमारी वीडियो सबसे टॉप पे मिल जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें म्यांमार से कौन कौन से राज्य सटते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं, अरुणा मम्मी। ठीक है, अरुणा मम्मी आप इस तरह से याद रखिएगा। अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश सटता है, ना का मतलब नागालैंड सटता है, म का मतलब मणिपुर और मी का मतलब मिजोरम। ठीक है, असम यहाँ पे अपनी सीमा साझा नहीं करती है म्यांमार के साथ। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव ने अपने निम्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करके लोकप्रिय बनाया था असमिया। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, असमिया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में
किसको आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? देखिए ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है आमतौर पर किसे, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, यानी कि झीले को। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। समुद्री तट एवं विभिन्न जो डेल्टाई भाग होते हैं वहाँ पे ज्वारीय वन अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है, ज्वारीय वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। अगर हम बात करें कि ज्वारीय जो वन है इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला उदाहरण आप मैंग्रोव लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव। उस तरह से नारियल, सुंदरवन और ये ताड़ का आप ले सकते, ताड़, बांस हो गया, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं जो कि ज्वारीय वन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को दो राज्यों के बीच साझा किया जाता है, यानी किस राष्ट्रीय उद्यान को दो राज्यों के बीच साझा किया जाता है, आप बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी है। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें मृगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का है तो अरुणाचल प्रदेश में। और श्री वेंकटेश्वर पार्क कहाँ है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा। तो बताइए जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती है, सबसे पहले एक होगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार और फोर्थ नंबर पे ये होगा पश्चिम बंगाल। यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ पे, 1 3 2 4, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, 1 3 2 4। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 1937 में देसी भाषाओं के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी का प्रस्ताव समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन जो है वो वार्धा में किया गया था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वार्धा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित गोमिया किसके लिए जाना जाता है। झारखंड में स्थित जो गोमिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। जो गोमिया है वो सबसे पहले स्थित कहाँ पे, तो बोकारो में एक शहर है जो कि बारूद फैक्ट्री कह सकते हैं, विस्फोटक फैक्ट्री कह सकते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, विस्फोटक फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए, और वो समिति कौन है। तो देखिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार और जांच के लिए समिति का नाम है नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथक कली के नाम से भी जाना जाता है, गरीबों की कथक कली के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर होगा ओटम थुलाल, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ओटम थुलावन। यहाँ पे कुछ अलग लिखा गया लेकिन एक्चुअली ये इसका नाम है ओटम थुलाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गरीबों की कथकली ओटम थुलाल को। ठीक है ना। अगला प्रश्न बनता है कि गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर क्या है, गुड्डी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या है। देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं और साथ ही साथ कई लोग तो मुझे कॉल करके भी बोले कि करंट अफेयर्स करा दीजिए, करंट अफेयर्स एग्जाम्स में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं कई बार बता चुका हूं कि करंट अफेयर्स एग्जाम्स में सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन ये मान करके चलिए कि 2 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। तो अब कहाँ से पढ़ें, तो मैंने आपको चैनल पे बहुत सारे करंट अफेयर्स करा रखे हैं, आप उस सभी को वीडियो को देख लीजिए। 100 क्वेश्चन के कई वीडियो मिल जाएंगे आपको, जनवरी से लेकर अभी तक बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग, आप उन सभी को देख लीजिए। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है, आप मतलब कुछ टाइम है जहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो थीम रहा इस वर्ष का टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो किसने किया था। सही आंसर क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1870 में कोलकाता से इसका प्रकाशन किया था, जो कि बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था।
तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को याद होगा। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2020 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? 2022 के राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ये मेघालय को सौंपा गया, ऑप्शन ए। ठीक है, मेघालय करेगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया था। इकोलॉजी का जो हमारा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सारला बहन। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था, तो उस वीडियो को आप जाकर के देखिए, नहीं देखे हैं तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैविक विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 4 जैव विविधता, ठीक है, 4 जैव विविधता पाई जाती है भारत में। और अगर हम देखें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, हिमालय। देखिए 4 जैव हॉटस्पॉट हम कह सकते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से भारत में? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा और सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड एक होता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी 4 सही है या 3, आप थोड़ा सा कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है वो 4 है। ठीक है, बाकी आप नीचे कमेंट्स करके जो भी हो बता सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो कह सकते हैं कि पृथ्वी जब है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे, चंद्र ग्रहण। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत गलती भी कर देंगे जल्दी से बाजी में, वो 5 जून को मार करके। यहाँ पे देखिए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पूछा जा रहा है और ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 सितंबर को। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, एग्जाम्स में आपको बहुत टाइम मिलेंगे, तो आप आराम से कीजिएगा। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था, इसके बारे में आपको ऊपर में बताया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लिखी गई पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? लीगेसी ऑफ लर्निंग जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई, 2020 में रिलीज हुई थी, और इसके लेखक कह सकते हैं सविता छाबड़ा जी हैं। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे, सविता छाबड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन से हैं? उनका अवरोही क्रम में आपको बताना है। 4 सबसे विशाल ग्रह आपको बताना है कि अवरोही क्रम में कौन कौन से। तो सबसे बड़ा आपको पता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस जिसको हम लोग अरुण कहते हैं, और उससे बाद जो कि वरुण। ठीक है, तो ये 4 जो ग्रह हैं सबसे बड़े हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह भी है, और इसके उपग्रहों की संख्या कुल 0 है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। साथ साथ एक और है जो कि शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं, और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? देखिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च कब किया गया था? 2004 में छोड़ा गया था। किसके अध्ययन के लिए? तो ये बुध के अध्ययन के लिए, मरकरी के अध्ययन के लिए किया गया था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित होता है? देखिए डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र जो होता है वो किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित होता है? यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 5 डिग्री होगा, ये थोड़ा सा 50 नहीं है, 5 डिग्री। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उनके मध्य डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र होता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के अगर आपने बाकी के 3 सेट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बाकी के सेट्स को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से बीपीएससी के लिए कोर्सेज कराया जा रहा है, और बीपीएससी के एग्जाम्स आपको पता है कि 27 दिसंबर को होने वाला है। तो उसके लिए प्री का आपका जो 60 डेज़ का कोर्सेज कराया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे कोर्सेज को भी परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। निरंजन 10 का आप अगर हमारा कोड यूज़ करेंगे रेफरल कोड का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।